तो बच्चों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे हम उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव वाले उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन थे उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि हम बोर्ड पर बताएंगे आपको कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन को आगे पीछे किया गया है, मतलब तीसरे को चौथे इधर उधर हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले साल आए थे। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप में क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इससे भी लिए जाए, तो बिल्कुल आप बने रहिए और इसको अच्छे से समझिए। बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रीवियस ईयर 2024 यानी पिछले साल का। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है बिना समय गंवाए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x + 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने वीडियो में करा रखा है, तो हम सिर्फ यहाँ इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हल है, अद्वितीय है या फिर 2 है या अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आपको पता है कि इसमें हम a1 a2 करके ज्ञात करते हैं। देखिए a1 कितना है, तो पहला वाला हमारा a1 होता है, x के सामने कोई भी संख्या नहीं मतलब 1 है। b1 कितना है, तो हम कहेंगे b1 है हमारा 2 है ना। इसमें ABC, इसमें भी ABC, लेकिन ये पहला है तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर इसमें हमारा जो C1 है वो C1 कितना है, तो आप कहेंगे C1 है 5। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें A2 हमारा कितना है, तो A2 है हमारा -3। B2 कितना है, तो B2 है 6 और C2 कितना है, तो C2 है 1। अगर इसका अनुपात करें तो अनुपात होता है A1/A2। A1 कितना है 1 और A2 है -3। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा है B1/B2। B1 कितना है 2 और B2 है 6। 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। इसका कितना आया 1/3। अब क्या हमारा A1/A2, हम तीसरे को अभी नहीं करेंगे, हम बस इसी को देख लेते हैं। A1/A2 B1/B2 क्या ये आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका आया माइनस में 1/3 और इसका आया प्लस में 1/3। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस तरह से जब होता है, जब ये बराबर नहीं होता है, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय। तो इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो नखरे इसके बहुत हैं, है ना। मैं तुम्हें बताऊं 20-20 क्वेश्चन और वो भी आपको लगाना पड़ रहा है। देखो इसको आपने इतना सरल किया, पहले वाले क्वेश्चन को इतना सॉल्व किया, तब जाके आपको मिलेगा 1 नंबर है, तब आपको ये पता चलेगा। तो नखरे बहुत हैं। वही बात है कि गुजरूंगा तेरी गली से अब गधे लेकर, तेरे नखरे के बोझ अब हमसे उठाए नहीं जाते। तो उसी तरह इसका भी हाल है। कोई बात नहीं, जो जो कहेगा हम वो सारी शर्तें इसकी पूरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो क्या होगा, तो आपको ये भी पता है, आप तो ये 4th 5वीं में ही पढ़े थे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ऐसे 140 को आप ऐसे तोड़ेंगे और इतना तोड़ेंगे कि ये टूट जाए एकदम से। तो आप कहेंगे ये पीछे सम संख्या है, तो 2 से सरल करेंगे। 2 सत्ते 14, 0 है तो 0, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। 2 हमारा 2 जगह है, तो हम 2 की घात लिख देंगे 2 गुणा में 5, ये 5 यहाँ और फिर गुणे में 7। तो ऐसा कहाँ है, तो आप कहेंगे ऐसा है यहाँ पे, ऑप्शन सी पे है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। इन सब में संबंध क्या होगा, ये जो 4 चीजें दी गई भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल, इसमें संबंध क्या होगा। चलो हम यहाँ एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे हमने 5 से भाग किया 25 नहीं 27 को,
तो देखो हम जिससे भाग कर रहे हैं वो है भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं वो क्या है भाजक, और जो भाग हो रही है जिसमें भाग कर रहे हैं वो है भाज्य, और जो यहाँ पर आएगा जितनी बार जाएंगे वो होगा भागफल, और जो बचेगा वो शेषफल। चलो देखते हैं, 5 से 27 को भाग करेंगे तो 5 पच्चे 25 होगा, बचा कितना 2। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें भाज्य क्या है तो आप कहेंगे भाज्य तो ये है 27, भाज्य क्या है 27, भाजक क्या है 5, क्योंकि जिससे भाग कर रहे हैं वो है भाजक, भाजक है 5, भागफल क्या है भागफल भी 5 है, ये भागफल, और जो हमारा बच गया ये क्या है शेषफल। अच्छा आपको ये भी पता है कि हम सबसे पहले भाजक को भागफल से गुणा करते हैं, भाजक को क्या करेंगे भागफल से गुणा करेंगे। तो भाज्य हमें लाना है, भाज्य लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाज्य यहाँ लिख देते हैं कि भाज्य जो है उसको लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाजक से भागफल को गुणा करते हैं, भाजक से गुणा करेंगे भागफल को और जोड़ देंगे उसमें शेषफल, जोड़ेंगे क्या शेषफल, है ना। जैसे कि अगर हम इसमें गुणा करके आपको प्रूव करें तो हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ऐसा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर, है ना, भाजक गुणे भागफल और इसमें शेषफल जोड़ दें। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखो त्रिघात से मतलब चलता है किसी पर घात कितनी होगी 3 होगी, तो जिसकी घात 3 है, जिसकी घात 3 है तो अधिकतम संख्या शून्यकों के भी कितनी होगी 3, मतलब किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी शून्यक भी उसके उतने ही होंगे, अधिकतम से अधिकतम शून्यक, घात से ज्यादा शून्यक कभी नहीं हो सकते, ये बात आप अपने यहाँ नोट रखिए है। तो इसकी घात 3 है, त्रिघात बहुपद की घात भी 3 होगी और उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी 3 होगी। चलो ज्यादा कठिन नहीं था इसको। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सारे आसान हैं। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। तो देखिए सार्वंतर जो होता है उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं और d का सूत्र होता है a2 - a1। अब a2 - a1 इसमें जो हमारा पहला पद होता है वो a1 होता है, पहला पद हमारा a1, दूसरा होता है a2, तीसरा होता है a3। अच्छा a2 कितना है -1, तो चलिए यहीं रख देते हैं, a2 की जगह -1, फिर माइनस a1 कितना है तो a1 है -5, तो यहाँ रख देंगे -5, है ना, मेहनत ज्यादा नहीं मैंने बताया आपसे। फिर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अच्छा 5 में से 1 को घटा दें, क्योंकि जब प्लस माइनस चिन्ह होती है तो घटा ही देते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, बड़ा 5 है, 5 के आगे प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह रहेगी, यानी ऑप्शन डी इसका होगा आंसर। चलो अब देख लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी हो। अच्छा ये बीच की दूरी इससे आपको पता चलता है पहला x दूसरा y, फिर x फिर y, लेकिन सब x y हो जाएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहला x1 y1 x2 y2। तो आपसे अगर मैं पूछूं x1 कितना है तो आप कहेंगे x1 है 2, y1 कितना है तो y1 है 3। फिर मैं पूछूं x2 कितना है तो आप बड़े अच्छे से तेज से बोलेंगे कि x2 है 4, y2 कितना है तो y2 है 1। बात यहीं पर हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी का, कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इतनी सी बात। x2 कितना, x2 है हमारा 4, तो यहाँ 4 माइनस x1 कितना है तो 2 है, प्लस y2 कितना है तो y2 है 1 और y1 कितना है y1 है 3। अब यहाँ पर हम इसका करेंगे स्क्वायर, और रूट तो लगा ही है, पिछले साल से ही लगा रखे हैं। अब 4 में से 2 गया 2 बचा, और 2 का स्क्वायर किए तो 2 दूना 4 हुआ, डायरेक्ट कर देते हैं ठीक। 1 में से 3 गया 2 बचा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब आप कहेंगे -2 बचा, तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 4 और 4 कितना होगा तो रूट 8 होगा,
√8 का वर्गमूल होता है 2√2। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं भी यहाँ आपको ये भी बता दे रहा हूँ। 8 तो सांप बन गया, चलो कोई नहीं, सांप को ही सरल कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। आपको पता है जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर लिख देते हैं। तो इन भाई साहब का लग गया जोड़ा, इनको बाहर लिखा, इनका जोड़ा नहीं लगा, इसको अंदर बैठा दिया। तो इसका 2√2 कहाँ आता है? तो ऑप्शन बी में आता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी का मूल बराबर है तो उसमें विविध कर का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर होगा। विविध कर मतलब वही जो अभी पिछली बार हमने बताया। तो इसका विविध कर का सूत्र क्या होता है? तो यही होता है b² - 4ac। बात यहीं पर खत्म होती है। अब इसका 9वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाएंगे भाई। देखो अब हम समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ऐसे बनाएंगे हम, सारी भुजा बराबर, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज हम इसको मान लेते हैं कि इसकी सारी भुजा बराबर है। तो सारी भुजा बराबर और सभी भुजाओं का मान 2a है, क्योंकि इसकी जितनी भी भुजा है, समबाहु त्रिभुज सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर। तो इसकी सारी भुजा क्या है? 2a है। ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, मतलब सारी भुजा क्या है? 2a है। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब चाहे इसकी चाहे इसकी, किसी की भी एक की ज्ञात कर लो, सभी की बराबर होगी, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई 2a है। और जब सभी की 2a है तो शीर्ष लंब भी सभी के बराबर होंगे, हैं? तो एक हम ज्ञात कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC। हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटी सी रचना अपने मन से करेंगे। यहाँ पर हम एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक लंब डाल देंगे, ठीक है। इस लंब का नाम हमने दे दिया D। क्या नाम दिया? D। तो जब भी किसी समबाहु त्रिभुज पर हम लंब डालते हैं तो वो भुजा हमारी आधा आधा बराबर बट जाती है। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a था, तो ये a हो गया और ये a हो गया, मतलब आधा आधा। एक ये इधर हो गया, एक ये इधर, दोनों मिला के 2a हो गया। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ तक a हुआ और यहाँ तक भी हमारा क्या हुआ? a हुआ। इस बात को आप समझिए कि ये मान हमारा a हुआ और ये भी हमारा a हुआ, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा ही इसमें इंटरफेयर ना हो तो इसलिए हमने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये बात हमें ध्यान रखना है कि इसका मान a और a हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, आप ये वाला चित्र हम निकाल लेते हैं। देखो ये वाला चित्र, इधर से इधर वाला हम कोई भी चित्र निकाल लेते हैं। यानी कि ये खड़ी लाइन ऐसे ही और ऐसे, और ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन यहाँ है, इसका 2a है, 2a है, और ये वाली लाइन हमारा a थी, और ये हमें ज्ञात करना है, शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। जब हम सीधी रेखा डालते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना। तो ये 90 डिग्री हमने इतना तक ही निकाला है इधर, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो आपको पता है त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको पता है इसका पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे हम? ये सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस का। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने ये सूत्र दे दिया है पाइथागोरस प्रमेय। आगे आप जानते हैं। तो देखो हम सीधा कर्ण स्क्वायर लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर। लंब नहीं पता तो लंब स्क्वायर प्लस आधार पता है a है, तो a का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूना 4a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। a स्क्वायर इस पार ले आएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में क्या है? लंब स्क्वायर। अब बताइए 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे ये बचेगा 3a स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम इसको इधर लिख लेते हैं, एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे और इस डिब्बे के अंदर हम इसको लिख लेंगे बचा हुआ भाग। देखो थोड़ा हम दूसरी पेन से लिखेंगे वो अच्छे से समझ में आए। देखो इसको लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। पहले लिख लेंगे लंब स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट, बराबर क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो लंब बराबर हमारा होगा √3 और a का स्क्वायर मतलब a। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा √3a। क्या होगा √3a। चाहे ऐसे लिख दें a√3, किसी को भी पहले और बाद में हम लिख सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर हटा a हुआ और √3 का वर्गमूल नहीं होता तो यही होगा। तो ये हो गया हमारा a√3, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करिए, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार रिपीट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों आता पिछले साल, है ना। चलिए अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान, एकदम दाल चावल खाने जैसा, कि साइन 27 बटे cos 63 का मान क्या होगा। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आंख बंद करो और आंसर मारो 1। कितना मारो 1। लेकिन मैं समझा रहा हूँ क्यों, आंख क्यों बंद करके 1 मारना है, आंख खोल के 1 क्यों नहीं मार सकते। अगर आंख खोल के मारोगे तो सवाल लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे साइन 27 बटे cos 63। मैंने कहा जब भी हम त्रिकोणमिति के सवाल लगाएंगे किसी एक मान को परिवर्तित करेंगे, दोनों को परिवर्तित करेंगे तो वही वाला हाल हो जाएगा कि इतना मकड़ी भी नहीं उलझती अपने जाल में जितना हम उलझ जाते हैं खुद के बनाए ख्याल में। तो ये हम अपना ख्याल बनाते रहेंगे और इसी में उलझे पड़े रहेंगे, आंसर तो ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए किसी एक को चेंज करेंगे। किसको, अब आप बताओ, साइन को चेंज करें या कॉस को। मुझे लगता है किसी को भी चेंज कर ले। मैं साइन को करता हूं, आप कॉस को चेंज करके लगाइएगा। साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए 90 में से कितना घटाएं कि 27 बचे। तो हम कहेंगे 90 में से अगर हम 63 घटा दें तो ये बचेगा 27। नहीं बचेगा, घटा के देख लो, मैथ पढ़ ही रहे हो, इतने समझदार आदमी हम, मैं तो समझता हूँ तुम लोग बहुत समझदार। बटे में cos 63। अब आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा। तो इस सूत्र आप नोट कर लीजिए, इस पर हम वीडियो बनाएंगे और उसको अच्छे से आप समझिएगा। तो साइन 90 माइनस 63 का मान कितना होता है cos थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है cos थीटा। तो ये साइन चेंज होके सीधा लास्ट वाला मान लिख जाएगा cos 63। साइन की जगह cos 63 और बटे में भी क्या है cos 63। cos एक कम cos कैंसिल, मान कितना आया 1, इसीलिए मैंने कहा था आंख बंद करके आंसर मारो 1। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कितना आसान है, थोड़ा मेहनत क्या लगेगा, गुणा भाग तो जानते ही हो, इतना थोड़ी वो हो, है ना। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा fi। चलो इस पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। का हम एक कॉलम बनाएंगे, ऐसे कॉलम बनाएंगे ऐसा। ये हुआ हमारा वर्ग अंतराल, ये हुआ हमारा बारंबारता, ये हुआ इसका मीडियन और ये हुआ इसको गुणा करेंगे। देखो का वर्ग अंतराल है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। और ये है इसका xi मीडियम में, और ये रहेगा fi गुणे xi, ये है fi, बारंबारता हमारा fi। चलो इसका वर्ग अंतराल लिखते हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो हम जब भी इसका बारंबारता कितना है, तो 3, 2, 4, 2 और 3। अब हम जब भी इसका xi मान निकालेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम 2 से भाग करेंगे, यही ध्यान रखना। मीडियन निकालना है इसका, तो 3 1 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा
2। 5 3 8, 8 का आधा करेंगे कितना होगा 4, आधा ही करना है। 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 9 20, 20 का आधा 10। अब एफ आई एक्स आई का मतलब गुणा करना है, इसको 3 दूना 6, 2 चौक 8, 4 छक 24, 8 दूना 16, 10 तियां 30। अब हम क्या करेंगे, इसको इनको और इनको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं इनको, और इसका जो फॉर्मूला होता है हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, उस पेज में हम इसको समझा देते हैं आपको, ताकि कोई समस्या वाली बात ना हो। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। 3 2 5 4 9, 2 11 और 3 11 3 14। तो हमने एफ आई को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये हो जाता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब हमने जोड़ लिया। सिग्मा एफ आई कितना हुआ 14। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ, एफ आई एक्स आई कितना हुआ, तो हम कहेंगे इसको जोड़ लेते हैं। देखो 24 और 16, 24 6 30 10 40 30 70 8 78 और 6 84, कितना हुआ 84। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 और 16 वह 30 30 20 50 4 54 और 30 84। ठीक है। नेक्स्ट पेज में हमारा जो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, तो आप कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई है 84, तो इस पे रखेंगे हम 84। और सिग्मा एफ आई कितना है, तो एफ आई कितना है 14 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 14। 14 से भाग करें 14 6 84, आंसर कितना आया 6। तो इसमें हमारा ऑप्शन कहीं है 6, तो आप कहेंगे ऑप्शन 6 है डी। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो 12 है आसान, और आसान है तो आप लगा लेंगे, इसलिए मैं भी बताए दे रहा हूं, है ना। cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। देखो cos a बराबर √3/2 हो, इतना आसान है। अब आसान है तो अब मैं क्या ही बताऊं, बताओ। cos में किस जगह पे मान √3/2 होता है, तो आप कहेंगे cos में 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये बात ध्यान रखिएगा। तो cos से cos को मार देंगे और बचेगा a कितना है 30। अब इसने पूछा sin 2a का मान, तो sin 2a, तो sin 2 गुना a कितना है 30, तो sin 2 तिहाई 6 यानी 60, और sin 60 का मान होता है √3/2। ये आपने याद किया था पिछले 20 साल पहले ही। तो √3/2 जो होगा, ये पूरा ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब बहुत जल्दी में है, मुझे पता है। sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। इसमें आपको ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन नहीं चेक करना तो खुद से समझो। 0 30 45 60 इतना ही चेक करना है। तो इसमें 0 रख के देख लेते हैं, पहले ही 0 रख के देख लेते हैं, बाकी आप करके देख लेना। जो आंसर आएगा मैं सिर्फ उसी को मान रख दे रहा हूँ। चलो अब मैं देख लेता हूँ, पहले 0 से ही तो स्टार्ट करेंगे ना काका, वैसे थोड़ी स्टार्ट कर देंगे इधर उधर। तो एक बार हम 0 पुट करते हैं, एक ही जगह हम 0 रखेंगे, तो लिखेंगे sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin, और एक ही जगह 0। तो sin 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 2 गुणा sin 0 का मान कितना होगा 0 होगा। sin 0 का मान यहाँ कितना 0, और 2 से 0 को गुणा करेंगे 0, यानी पूरा मान संतुष्ट करता है 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री। बाकी आप चेक कर लेना, किसी में भी बराबर मान नहीं आएगा। एक यही ऑप्शन था, 0 ही था जो दोनों तरफ को बराबर कर सकता था। इसी के अंदर इतनी पावर है। लोग कहते हैं 0 मतलब कुछ नहीं, 0 में इतनी पावर है कि दोनों को बराबर कर दिया, है कि नहीं। मेरे पास भी 0 रुपए, तुम्हारे पास भी 0 रुपए, दोनों हो गए बराबर। इसीलिए कहते हैं 0 में भी बहुत ताकत होती है ना,
ये देखो जीरो में कितनी ताकत हो गई, ताकत ही ताकत। छोड़ो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा? क्या नहीं लिखा है लेकिन आप समझ लो, वही पूछ रहा है। तो आपसे मैंने बताया कि जब भी हम त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करते हैं तो साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट चेंज करते हैं, tan की जगह लिखेंगे sin स्क्वायर। अरे भाई इतना मेहनत क्यों करेंगे, और छोटा बता रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर का सूत्र होता है sec स्क्वायर ए, इसको मिटाओ। 1 + tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है sec स्क्वायर ए। यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर का मान sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर का मान होता है cosec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर का सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर का सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर ए। अब ये दोनों पलट जाएंगे तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर गया, एक नीचे गया, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटा में 1। साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक कम cos स्क्वायर। साइन बटे cos क्या होता है? तो tan होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। मतलब इसका भी ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा आंसर। अरे भाई यहाँ लिखा है tan स्क्वायर ए, इसको समझ गए। चलो मेहनत बहुत कर चुके, तो 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चलो परिधि आ गया भाई, परिधि मतलब किसी वृत्त की परिधि कितनी है, तो 22 सेंटीमीटर हो। परिधि का सूत्र होता है 2πr, डायरेक्ट लिखते हैं परिधि मतलब 2πr। 2πr कितना है? 22 है। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, एक तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और चतुर्थांश पूछा, इसका मतलब 1/4 है ना, चौथा अंश। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, तो चौथा अंश मैंने लिख लिया, 1 में चौथा अंश। तो यहाँ से 2 × 22/7 × r बराबर 22। अब 22/7 मैंने क्यों लिखा, तो आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है। 22 से 22 को कट दो, 22 × 22, ये बचा 2/7 r बराबर 1। यानी 2 से r को गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 2r, और बटे में 7 बराबर में 1, तिरछा गुणा, 2r एक कम 2r और 7 एक कम 7, यानी r बराबर कितना होगा, तो 7/2, ये 2 जाएगा भाग में। अब यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, इस पर हम पुट करेंगे, r का मान इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम इसको इरेज करके देखते हैं, इसको करेंगे इरेज। r का मान कितना लाए, 7/2 लाए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि r का मान 7/2 आया है। अब यहाँ से क्या होता है इसके आगे, तो अब चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² इंटू 1/4, तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना आया, तो आप कहेंगे r का मान आया 7/2, स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर इंटू 1/4, तो 22/7 इंटू ये स्क्वायर मतलब 2 जगह, 7/2 गुणा 7/2 और 1/4। चलो 7 से 7 को काट दिए, 2 से काटे इसको 11 बार में, 11 एक कम कितना होगा, 11 होगा, और 2 चौके 8 होगा, और ये होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11/8 नहीं, 11 सते 7 से तो गुणा ही नहीं किया, तो 11 सते 77, 77 एक कम 77, तो 11 सते 77, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इस चित्र में जो आपको दिख रहा है, तो देखो इसकी मुंडी पे आधा आधा गोला लगाया गया। चलो इसको ही ले लेते हैं, मान लो ये कैप्सूल है, इसे ध्यान से देखो, इसे मान लेते हैं कैप्सूल। तो देखो इस मुंडी पे लगा हुआ है और इस मुंडी पे लगा है, वो लगाया गया आधा गोला काट के, गोला काट के लगाया गया और आधा लगाया गया। देखो ऐसे गोल टाइप में है, अब इसमें नहीं है, लेकिन कैप्सूल में, चित्र में हमने कैप्सूल भी लगा रखा है, तो कैप्सूल को ही देख लीजिए। तो एक बेलन में कैप्सूल लगाया गया, तो जैसे एक बेलन था इस टाइप में, और इस पे क्या लगाया गया, आधा गोला इधर लगाया गया, आधा गोला इधर, तो ये क्या हो गया,
इसमें दो दो आधे गोले लगाए गए। तो एक बेलन में क्या क्या लगाया गया, दो अर्ध गोले लगाए गए और एक बेलन था। तो ये होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी होगा। दो अर्ध गोले लगाए गए, दोनों तरफ लगाए गए। चलिए इसके अगला क्वेश्चन है 17। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। एक पासा को एक बार फेंका गया ऊपर तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। चलो एक बार हम देख लेते हैं। पासा मतलब जो लूडो वाली गिट्टी होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो लूडो की गिट्टी को अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो या तो वो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। इसमें से कोई एक नंबर आएगा। अगर लूडो उछाले तो एक ही चीज तो आएगा इसमें से कि कुल परिणाम कितने हैं। टोटल क्या क्या आ सकता है, टोटल परिणाम आ सकते हैं 6। कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, तो 6 आ सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, संभावित परिणाम सम संख्या चाहिए। और सम संख्या क्या है, लिख लेंगे संभावित परिणाम। हमें संभावना है कि हम ये लाना चाह रहे हैं। कभी कभी होता नहीं, एक से लटके हो लूडो पे, एक ही लाना चाह रहे हो बार बार और आ नहीं रहा है। तो संभावित परिणाम, और हर बार लगता है कि आ जाएगा और फिर लगता है नहीं आएगा। तो दोनों में 50-50 चांस रहता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो सम संख्या क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। मतलब सम संख्या आ सकता है तो कितनी बार, 1 2 3। 3 संभावना है कि सम संख्या आ सकती है और 6 संभावना है कि कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो मान होगा, इसकी जो प्रायिकता होगी वो ये होगी कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो आगे आप समझ लीजिएगा क्या है। संभावित परिणाम कितना, 1 2 3, यानी 3 चीजें आ सकती है। और कुल परिणाम कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें हैं। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 चांसेस है कि सम संख्या आएगी। तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। बताओ, उसने इतनी मेहनत कर डाली है, कोई बात नहीं, करने दो। 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, ठीक, मतलब इस बार 2 पासे उछाले गए, एक तो मैंने उछाला और एक आपने उछाला, हम दोनों ने एक एक पासे उछाले। तो उस पासे में क्या चांस है कि उन दोनों जोड़ने पर 10 होने की प्रायिकता। चलो हम इसको लिखते हैं। मान लो हमने उछाला तो मेरा 1 आया, समझिएगा ध्यान से, और आपने उछाला तो आपका भी 1 आया, ऐसा हो सकता है। फिर मान लो मैंने उछाला, मेरा 1 ही आया और आपका 2 आ गया। फिर हो सकता है मैंने उछाला, मेरा फिर से 1 आया और तुम्हारा 3 आ गया। ऐसे ऐसे करके मेरा 1 ही आ रहा है बार बार और तुम्हारा आते जा रहा है और हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है। इतना समझ में आ गया। इस बार टॉपिक चेंज करते हैं। इस बार मेरा क्या आया, 2 आया और आपका 1 आया। फिर से मेरा 2 आया, फिर से आपका 2 आ गया। फिर मेरा 2 आया और आपका 3 आ गया। ऐसे ऐसे करके कितनी बार हम सभी उछालेंगे और ये आता जाएगा। तो मैं लाइन टू लाइन लिख लेता हूं, अब आप इसके आगे समझिएगा। 2 3, फिर 2 4। तो जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, मैंने सब कुछ लिख लिया कि कितनी बार मेरा क्या क्या आया और आपका क्या क्या आया। अब इसने कहा कि चलो हमने उछाल लिया सब कुछ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसने कहा कि इन संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। योगफल हमारा और तुम्हारा दोनों का योग जोड़ने पर 10 हो। 1 1 जोड़े तो 2 हुआ, 4 1 जोड़े 5 हुआ। मतलब पहली वाली लाइन में अगर हम आपस में किसी को जोड़े तो 10 नहीं हो रहा। यहाँ तक हम देखें तो 6 2 जोड़ के 8 ही हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा। 6 और 3 जोड़ के 9 हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी नहीं हो रहा। देखो किसी को भी जोड़ोगे तो 10 नहीं होगा। 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 4 3 7, कहीं 10 आया नहीं आया। इसमें देखते हैं, 4 4 8, 5 4 9, 6 4 10। यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया 10। भाई साहब इसमें आ गया 6 और 4 को जोड़ने 10। इस लाइन में 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10। यहाँ भी 10 आ गया। हमें जरूरत भी तो 10 की है। देखो यहाँ 10 ही तो पूछा इसने। 5 6 11 नहीं लेंगे क्योंकि ये तो 11 है।
6 1 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10, यहाँ भी 10 आ गया, 5 6 6। मतलब जो हमारा संभावित परिणाम है वो कितना बार आ सकता है? 3 बार। 10 कितनी बार आ सकता है? 3 बार। लेकिन टोटल देखें तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, हमने 36 बार उछाला। हम दोनों ने मिलकर सिक्के कितने पासे कितनी बार उछाले? 36 बार उछाले। मतलब कुल परिणाम कितना है? 36 है और संभावित परिणाम 3 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर हमने अभी बताया कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित है 3 और कुल है 36। अब भाग कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 में 6, 1/12। मतलब ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यम होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए इसने कहा कि माध्य तथा बहुलक 32 है, कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 है, इसे तो उनका माध्यम क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये होता है इसका फॉर्मूला। बस फॉर्मूले पे इसको रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका माध्य कितना है? इसका माध्य है 32 और इसका बहुलक है 35। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। बहुलक की जगह हमने रखा 35 बराबर 3 गुणे माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो माध्यक हमारा माध्यक ही रहेगा, माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य कितना है? तो माध्य हमारा है 32। कितना है माध्य? तो माध्य है 32। चलिए, तो यहाँ पर 35 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 32 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 64। 64 को इस पार लाएंगे तो इस पार आने पर किस में हो जाएगा? प्लस में। क्योंकि आपने पिछले जमाने में ही पढ़ा था ना कि जब भी हम क्या करते हैं, पश्चांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाती है। और ये 3 गुणे माध्यक हमारा जैसा का तैसा, मतलब बिना नहाए धोए बैठा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 5 4 तो 9 होता है और 6 3 भी 9 होता है, 99 होगा। और बराबर में 3 गुणे माध्यक। अगर मैं आपसे कहूं इसको सही से लिखें तो 3 गुणे माध्यक को यम लिख देते हैं बराबर में 99। मतलब मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। 3 से अगर भाग करेंगे तो यम बराबर होगा 99/3 और 3 से 99 को भाग करेंगे तो 3 3 9 और 3 3। मतलब इसका ऑप्शन डी जो होगा वो होगा आंसर, मतलब 33। चलिए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका दुख खत्म कर देते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। इतना आसान क्वेश्चन आपने जिंदगी में देखा होगा है 3-4 बार। देखो इसमें जो बहुलक वर्ग इसने पूछा ये हमारा वर्ग है, 1 2 3 4 5। और बहुलक मतलब बारंबारता। किसी भी सारणी में कौन सा वर्ड कितनी बार आए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 4 2 3 6 2 8 5 2 3 4, इसमें मैं आपसे पूछूं बहुलक क्या है तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बार आया 2, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा बार 2 आया तो इसका बहुलक होगा 2। और सबसे ज्यादा कोई संख्या आई है 19 बार, एक ऐसी संख्या आई है जो 19 बार आई, वो कौन सा वर्ग है? तो वो वर्ग है 15 से 20। कौन सा वर्ग है? 15 से 20। तो आप समझ गए होंगे सबसे बड़ा अंक सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? 19 बार आया है ये वाला वर्ग। तो बारंबारता में जो इसका बहुलक होगा वो 19 होगा और 19 वाला जो वर्ग हमारा है वो 15 से 20 है। यानी कि इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी मिलेंगे और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बार बार कराएंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक मैं ऐसे क्वेश्चन कराते रहूंगा और आपका अच्छे से अच्छे तैयारी हम कराएंगे। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। साइंस जो हमारे संदीप सर पढ़ाते हैं और हिंदी का क्लासेस सपना मैम पढ़ाती हैं, तो आप जरूर उन सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और एग्जाम में क्या करके आइए,
अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके आइए, ताकि आप अपना ये अच्छा सा थोपड़ा अपने पड़ोसियों को दिखा सके। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, सोइए कम।